Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is 200 important points of general पैथोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपरप्लेजिया के अंदर किसी भी सेल का नंबर बढ़ जाता है ऑर्गन और टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से उस ऑर्गन और टिश्यू का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल का साइज बढ़ जाएगा। एट्रोफी के अंदर सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, ओके, बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। मेटाप्लेजिया के अंदर जो कि रिवर्सिबल चेंज है, इसमें एक सेल टाइप, चाहे वो मेसेंकाइमल है, एपिथेलियल है, दूसरे सेल टाइप से डिफरेंशिएट हो जाता है। सेलुलर स्वेलिंग रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे पहला साइन होता है। फ्री रेडिकल ऐसी केमिकल स्पीशीज है जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट के अंदर, ओके। इसके बाद नेक्रोसिस एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का स्पेक्ट्रम होता है जो कि सेल डेथ को फॉलो करता है, ठीक हो गया, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल सेल डेथ। नेक्रोसिस के 6 मेजर टाइप होती है: कोआगुलेटिव, केजियस, लिकोफैक्टिव, फिब्रिनाइड, गैंग्रीनस और फैट। एपोप्टोसिस जिसको ग्रीक में फॉलिंग ऑफ कहते हैं, इसमें ये वो पाथवे है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसमें सेल ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि सेल के डीएनए को, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं कराती। मॉर्फोलॉजिकली एपोप्टोसिस के अंदर सेल की श्रिंकेज होती है, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, साइटोप्लाज्मिक ब्लैब और एपोप्टोटिक बॉडी की फॉर्मेशन होती है, और फिर मैक्रोफेज इनकी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। एपोप्टोसिस के 2 फेजेस होते हैं, इनिशिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज। इनिशिएशन फेज के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे है, और लास्ट में फेगोसाइटोसिस होती है। ऐसे जीन्स जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, उसमें बैक और बीम आ जाएगा। एंटी एपोप्टोटिक जीन के अंदर BCL2 फैमिली है, BCL2, BCLXL है। इनिशिएटर कैस्पेस में कैस्पेस 8 और 9 आते हैं, एग्जीक्यूशनल के अंदर 3 और 6 आते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमेशा डैमेज टिश्यू में देखने को मिलती है, जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यू में होती है, लेकिन हाइपर कैल्सीमिया होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। इन्फ्लेमेशन एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है टू द इंजीरियस एजेंट, चाहे वो इन्फेक्शियस माइक्रोब भी हो सकता है या डैमेज नेक्रोटिक सेल भी हो सकता है। इसमें वेस्कुलर रिस्पॉन्स होगा और सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लेमेशन के अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 पैटर्न होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। 2 कंपोनेंट है, वेस्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन वेजोडाइलेशन होती है, वो ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रक्शन के बाद होती है। वेजोडाइलेशन के बाद वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्सुडेट की लीकेज होती है इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं कि जो एंडोथेलियल गैप्स की फॉर्मेशन होती है वेनियोल के अंदर, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है वेस्कुलर लीकेज का। जो लिकोसाइड एडियन मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी 3 यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर 4 मेजर सब क्लासेस लिखी हुई है एडियन मालिक्यूल में। सिलेक्टिन है जिसमें ई सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन है, इंटेग्रिन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली होती है, और म्यूसिन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जो सिलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइड की रोलिंग कराती है, पी कैम्प ट्रांसमाइग्रेशन या डायपेटेसिस करती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली एडियन करवाती है, और एडियन के अंदर स्टेबल एडियन, वैसे हम इंटेग्रिन कह सकते हैं। कीमोटैक्सिस के अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी ऐसी डायरेक्शन जो, यानी ऐसी मूवमेंट जो कि किसी स्पेसिफिक केमिकल ग्रेडियंट की तरफ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक एजेंट है, लाइक अगर हम कह सकते हैं कि जो एक्सोजीनस होता है उसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, एंडोजीनस के अंदर C5 है, लिकोट्राइन, B4 और कीमोकाइन आ जाएंगे। मेजर ऑप्शन इनमें C3B, IgG, कोलेक्टिन्स आ जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, माइलोपेरोक्सीडेस और हैलाइड सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरियल सिस्टम है। शेडिक हिगाशी सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जहाँ पे आउटोफैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के अंदर NADPH ऑक्सीडेज के कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। वेजोएक्टिव अमाइन हिस्टामिन और सेरोटोनिन होती है, जो कि अर्ली इन्फ्लेमेशन में आ जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन है, क्लॉटिंग सिस्टम और फिब्रिनोलिटिक सिस्टम प्रोटीन है। प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेटर होते हैं, जो MAC या MAC है, इसमें C5B 6 7 8 9 होते हैं। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, ओके। जो एक्टिवेटेड हेगमैन फैक्टर होता है, तो वो 4 सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हेगमैन फैक्टर को आई थिंक इसको फैक्टर 12 कहते हैं, ठीक है। लाइक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवाता है, लाइक काइनेंस है, क्लॉटिंग है, फिब्रिनोलिटिक और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर आता है, क्लॉटिंग के अंदर आता है, फिब्रिनोलिटिक के अंदर आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर आता है। स्लोली एक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस के अंदर लिकोट्राइन, C4, D4, E4 आते हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। लिपोक्सिन बायोएक्टिव प्रोडक्ट होती है, ट्रांससेलुलर बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होती है, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल होती है। इंटरल्यूकिन 1 और TNF 2 मेजर साइटोकाइन है जो कि इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। कीमोकाइन के अंदर इंटरल्यूकिन 8, ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? न्यूट्रोफिल के लिए। MCP ये स्पेसिफिक होता है मोनोसाइट के लिए। इयोटेक्सिन हम कह सकते हैं कि इयोजिनोफिल है। लिम्फोटैक्टिन है, ये लिम्फोसाइट के लिए होती है। MIP मैक्रोफेजेस के लिए होता है, और रेंटीज ये पता नहीं किसके लिए होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेशन करा देती है। पेन को मीडिएट करने वाले ब्रेडिकाइनिन सब्सटेंस भी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, पोटेंट वेजोडाइलेटर में। वेजोएक्टिव अमाइन प्रोस्टाग्लैंडिन और NO है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर रैपिड रिस्पॉन्स होता है, इसमें सेलुलर रिस्पॉन्स है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन टिश्यू की डिस्ट्रक्शन और रिपेयर तीनों चल रही होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर मेनली न्यूट्रोफिल आती है, जिसको जो एक्सुडेट बनाती है, और जो मोनोन्यूक्लियर सेल होती है वो क्रोनिक के अंदर आती है। मोनोन्यूक्लियर सेल के अंदर लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट है, प्लाज्मा सेल है। जो मैक्रोफेजेस है ये प्राइम और डोना होते हैं, यानी मेन वर्किंग सेल है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, जबकि लिम्फोसाइट भी ज़्यादा नंबर के अंदर होती है। ग्रेनुलोमा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक फोकस होता है, जहाँ पे मैक्रोफेज की माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन होती है। ये माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन एपिथेलियड लाइक सेल बनाती है, जिनको सराउंड करने वाला कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट्स होती है, ओके। अब वो कहते हैं कि इसको कंफ्यूज ना कर देना किससे,
हमें भूल ही गया है कि इधर किसे कंफ्यूज करना था। हाँ, ग्रेनुलेशन टिश्यू से कहते हैं कि इसको ग्रेनुलोमा को ग्रेनुलेशन टिश्यू से कंफ्यूज नहीं करना। ग्रेनुलोमा के अंदर तो मैक्रोफेज थे, एपिथेलियल सेल थे, लैंगरहैंस जाइंट सेल थे, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट था, लेकिन ग्रेनुलेशन के अंदर कैपिलरी, फाइब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल का वेरिएबल अमाउंट होती है। जो क्लासिकल ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा है उसमें एपिथेलियल सेल होती है, लैंगरहैंस मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल है, सेंटर में केजियस नेक्रोसिस होता है, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट होता है। दो टाइप की ग्रेनुलोमा होती है, इम्यून और फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा। हम हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप के सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेटिव पावर। कुछ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग लेबाइल सेल होती है, कुछ क्विजेंट और स्टेबल सेल होती है, और कुछ परमानेंट नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। तो स्टेम सेल होते हैं ऐसे सेल होते हैं जिनकी सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है, एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन होती है। 2 टाइप के होते हैं, एम्ब्रियोनिक और अडल्ट स्टेम सेल होते हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंजियोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है बहुत सारे एपिथेलियल सेल के लिए और ल्यूकोसाइट के लिए। ठीक हो गया। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता होता है, लाइक फाइब्रोनेक्टिन, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है और प्रोटियोग्लाइकन आ जाता है। कोलाजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। पता नहीं किसके पॉइंट्स आ रहे हैं। हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन फर्स्ट इंटेंशन से किस तरह से डिफरेंट होती है कि हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज़्यादा इंटेंस होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू ज़्यादा होता है और वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके अगर कोलाजन की एक्सेसिव अमाउंट डिपॉजिट हो जाए तो हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है, और अगर स्कार टिश्यू ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से ग्रो करना शुरू कर दे, ज़्यादा बियॉन्ड ग्रो करना शुरू कर दे और वो रिगरस नहीं होता तो उसको किलॉइड कहते हैं। एडिमा के अंदर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, और अगर लोकलाइज्ड इंक्रीज ब्लड किसी पार्टिकुलर टिश्यू की तरफ तो हाइपरीमिया और कंजेशन भी हो सकता है, यानी किसी टिश्यू की तरफ ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो हाइपरीमिया कंजेशन हो सकता है। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, टिश्यू आर्टेरियल वेजोडाइलेशन की वजह से होता है, जबकि कंजेशन पैसिव प्रोसेस है, इम्पेयर्ड आउटफ्लो की वजह से होता है। ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं हार्ट फेलियर सेल। जो हार्ट फेलियर सेल है वो हीमोसाइटोलेटेड मैक्रोफेजेस होती है, क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन में देखने को मिलती है। अब बारी है पेटिचिया पुरपुरे और काइमोसिस की। जो पेटिचिया होते हैं ये 1 से लेकर 2 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन अगर ये 1 से लेकर 2 मिलीमीटर से बड़े हो तो उसको पुरपुरा कहते हैं, और अगर ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक चले जाए तब इनको सबक्यूटेनियस हीमाटोमा को काइमोसिस कहते हैं। विशुअल ट्राइड के अंदर एंडोथेलियल इंजरी है, स्टेसिस और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, हाइपर कोagulability ऑफ ब्लड होती है। अब हाइपर कोagulability के अंदर जो फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, लाइन्स ऑफ जान लैमिनेटेड लाइन है, अल्टरनेटिंग पैटर्न होते हैं, लाइक पहले एक पेल लेयर ऑफ प्लेटलेट आती है, फिर डार्कर लेयर होती है लाइक फिब्रिन की, जिसमें और आरबीसी की डार्कर लेयर होती है। थ्रोम्बस के 4 फेट होती है, प्रोपेगेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनालाइजेशन है। एम्बोलिक डिटैच इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस मैस होता है, ब्लड से कैरी करता हुआ किसी डिस्टेंट साइड की तरफ जाएगा। इस फिनोमेना को एम्बोलिज्म कहते हैं। इनफैक्ट एक इस्कीमिक नेक्रोसिस का लोकलाइज्ड एरिया होता है, या तो आर्टेरियल सप्लाई के ओक्लूजन की वजह से या वीनस ड्रेनेज के ओक्लूजन की वजह से होता है। मोस्ट डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फेक्शन के अंदर इस्कीमिक कोagulative नेक्रोसिस होती है, शॉक सिस्टेमिक हाइपरपरफुजन होती है, या तो कार्डिक आउटपुट के कम होने की वजह से या सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से होती है। ठीक है, अब जो शॉक की जो मेजर टाइप्स हैं उसमें कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक है, जबकि माइनर टाइप में न्यूरोजेनिक और एनाफिलैक्टिक शॉक है। म्यूटेशन के अंदर डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है। मार्फन सिंड्रोम कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, इसमें स्केलेटल आइज और सीवीएस की चेंजेस आना शुरू हो जाती है। फिर मेनली जो प्रोटीन आती है वो फिब्रिलिन 1 होती है। एलर सिंड्रोम हिट्रोजिनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, या तो कोलेजन की सिंथेसिस या इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है। अमाइलॉइड एक पैथोलॉजिकल प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है, इंटरस्टिशियल या कंपार्टमेंट भी या इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में भी देखने को मिल सकता होता है। न्यूप्लाज्मिक एब्नॉर्मल मैस है जिसकी ग्रोथ अनकोऑर्डिनेटेड होती है, एक्सेसिव होती है, यूबिक्विटस होती है। ट्यूमर के 2 बेसिक कंपोनेंट है, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा, जबकि ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होती है, स्लो ग्रोथ होती है, इन्वेजन शो नहीं करते, मेटास्टेसिस भी शो नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है, पुअरली डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। अब सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर को डिफरेंशिएट करने वाला तो वो मेटास्टेसिस होता है, इन्वेजन भी होती है और एनाप्लेजिया भी आ जाता है कुछ हद तक। जब कार्सिनोमा मोस्टली लिम्फेटिक रूट को यूज़ करते हैं, सार्कोमा हेमाटोजिनस रूट को यूज़ करते हैं। 4 टाइप के उनको जीन हमारे बॉडी में काम करते हैं, प्रोटॉन को जीन, एंटी को जीन, अपप्टोटिक जीन और डीएनए रिपेयर जीन। प्रोटॉन को जीन ऑनकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है 3 प्रोसेस के जरिए, म्यूटेशन और ट्रांसलोकेशन और एम्पलीफिकेशन आ जाती है। मेजर ऑनकोजीन के अंदर रास है, ERBB1 है, RAT, KIT1, ABCL और CMYC और NMYC है, जबकि RBP53, WT1, न्यूरोफिब्रोसिस 1, न्यूरोफिब्रोमाटोसिस 1 है, बरका है और APC आ जाएगा। APC को दोनों मतलब लिख दिया नहीं, एक ही मतलब है। जो ऑन्कोजेनिक वायरस है, लाइक ऑन्कोजेनिक वायरस में जो आरएनए वाले हैं उसमें ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस है, ठीक है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस है, जबकि डीएनए के अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, कैपोसी, सार्कोमा, हर्पीस वायरस होता है। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, उसको 2 में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन और प्रोमोशन फेस है या प्रोलॉन्गेशन फेस है। ठीक है, जो मेजर केमिकल कार्सिनोजन है लाइक जो एस्बेस्टोस होता है ये मेसोथीलियोमा करवा देता है। ओके, इसके अलावा जो एनिलीन डाई है ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा करवाती है, नाइट्रेट्स गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवाती है, एफ्लाटॉक्सिन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है, विनाइल क्लोराइड एंड जो
लीयोसार्कोमा कराता है, जो कैडमियम और प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा करवाता है, बेंजीन एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया करवा देता है, रेडिएशन इंड्यूस मैलिग्नेंसी के अंदर ल्यूकेमिया और पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड आता है, जो मेजर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है उसमें कुशिंग सिंड्रोम है, एडीएच की सिक्रेशन बाय द स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, हाइपरकैल्सीमिया बाय द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यानी जो एडीएच होता है वो स्मॉल सेल, जबकि हाइपरकैल्सीमिया स्क्वेमस सेल आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। इसको याद किस तरह से करना है, इसको याद पता नहीं कैसे करना है। इसके बाद जो हाइपोग्लाइसीमिया फाइब्रोसार्कोमा की वजह से हो सकता है, ओके, या हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से होता है, पॉलीसाइथीमिया रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से है, और जो हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थरोपैथी जिसको आप आई थिंक क्लबिंग वगैरह कहते हैं वार्ड्स के अंदर, तो उसको ये तो होती है, ये कार्सिनोमा ऑफ लंग की वजह से होती है। मेजर ट्यूमर मार्कर है लाइक एससीजी कोरियो कार्सिनोमा के लिए, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड के लिए, अल्फा फीटोप्रोटीन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए होती है, और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर के लिए होती है। ठीक है, CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन के लिए, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए होती है, पैप होता है ये प्रोस्टेट के लिए होता है, ऐसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। CA125 ओवेरियन कैंसर है, 19.9 कोलोन पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए होती है, जबकि 15.3 ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है। इसके बाद जो मेजर इम्यूनो मार्कर्स होते हैं लाइक साइटोकैरेटिन होती है, वो मेसेनकाइमल के लिए स्पेसिफिक होती है, विमेंटिन होती है, ये इस्तेमाल होती है, हम कह सकते हैं कि सार्कोमा वगैरह के लिए होती है। ठीक है, यानी मेसेनकाइमल के लिए। साइटोकैरेटिन होती है एपिथेलियल ट्यूमर के लिए होती है, ल्यूकोसाइट ओरिजिन के लिए ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन है, S100 ये न्यूरल ट्यूमर के लिए होती है, स्केलेटल मसल के लिए डेस्मिन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ट्यूमर की नेचर क्या है, ये इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। अब आई थिंक आप कुछ इम्यूनो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ये इम्यूनो से कुछ ले रहे हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जिसको एनाफिलैक्टिक इमेजिएट कहते हैं, यहाँ पे एंटीजन IgE से बाइंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, और बेसोफिल डीग्रैनुलेशन होती है, एक्टिव सब्सटेंस की रिलीज होता है। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है एंटीजन पे जाके बाइंड करती है ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल और सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जिसको इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसमें सॉल्युबल एंटीजन होता है, एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है, और ये 2 से लेकर 4 घंटे के बाद होता है। ठीक हो गया, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से टिश्यू की इंजरी होती है। नेक्स्ट है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, सेंसिटाइज CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। एंटीजन को प्रोसेस करते हैं इन एसोसिएशन विद टाइप 2 मॉलिक्यूल, टाइप 2 MHC है। जो इम्यून रिएक्शन उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इसमें एंटीबॉडी होती है, टी सेल इम्यूनिटी के अंदर CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव सेल आना शुरू हो जाते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1 होती है, तमाम न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर होती है, लेकिन जो MHC टाइप 2 है वो सिर्फ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर मौजूद होती है। जो HLA सिस्टम है ये की फैक्टर होता है ट्रांसप्लांट रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन होती है वो टी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी दोनों से हो सकती है, लेकिन मोस्टली प्रीडोमिनेंटली टी लिम्फोसाइट आती है। टॉल लाइक रिसेप्टर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, ओके, माइक्रोब्स के प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करती है। CD4 मॉलिक्यूल की HIV के लिए एफिनिटी काफी ज्यादा होती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हाशिमोटो थायराइडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शॉगरेन सिंड्रोम और एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है। गैमा इंटरफेरॉन ये वो साइटोकाइन है जो कि मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी करवा देता है। साइटोकाइन ऐसे मीडिएटर होते हैं जो एक सेल से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे सेल की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में शीट्स है, ग्रुप है, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको छोड़ो। इसके बाद नेक्स्ट एडिनो कार्सिनोमा की कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं। नेक्स्ट है 2 टाइप की वैक्सीन होती है, लाइव और किल्ड है। जो लाइव वैक्सीन होती है वो MMR के लिए होती है, मीजल्स मम्स और रुबेला के लिए होती है, वैरिसिला पोलियो के लिए होती है। जो किल्ड होती है वो रेबीज के लिए यानी पोलियो के लिए दोनों टाइप की होती है और हेपेटाइटिस ही है। तो HR से रट्टा माल है ना, यानी HAR प्रोटोन को जीन ऑनकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। P53 DNA के रिपेयर के अंदर आ जाता है। अपॉप्टोसिस है, सेल की अरेस्ट आ जाती है। ठीक है, आगे सेल की प्रोग्रेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। रेटिनोब्लास्टोमा ये एक्टिव होता है हाइपोफॉस्फोरिलेटेड स्टेट के अंदर। जो रास्ट के जो प्रोटोन को जीन होती है ये GTP बाउंड होती है और ये GAP के साथ बाइंड रिएक्शन वगैरह करती है। जो ग्लायोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा होती है ये हाईली मैलिग्नेंट होती है, लेकिन ये मेटास्टेसिस नहीं करते। एसिड फास्ट जो ये एसिड फास्ट बैसिलस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा नुकार्डिया भी होता है। जो टाइगर्ड लिपिड इफेक्ट है ये हिरात में देखने को मिलता है, पता नहीं क्या है। मेजर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, लाइक ऑप्सनाइजेशन C3b की वजह से होती है, कीमोटैक्सिस C5a की वजह से होती है, जबकि C3 या C5 एनाफिलाटॉक्सिन होती है। मेम्ब्रेन की किलिंग होती है, मैक से होती है। एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को एनहांस करने वाला C3b होता है। FNAC और बायोप्सी की इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि ट्यूमर को हम डायग्नोस कर सके। एक्टिव इम्यूनिटी रेजिस्टेंस होती है जब किसी फॉरेन एंटीजन का कॉन्टैक्ट होता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, ठीक है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज वगैरह ले लेती है बाहर से। सडन डेथ ये एम्बोलिज्म की वजह से होती है। 24 से लेकर 48 यानी 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर मोनोसाइट की एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। यूबिक्विटिन प्रोटियोसन सिस्टम और ऑटोफेजी एट्रोफी करवा देती है। रिजर्व स्टेम सेल मेटाप्लेजिया करवा देती है। मैकेनिकल और ट्रॉफिक फैक्टर हाइपरट्रोफिया कराती है। यूजिनोफिल एलर्जिक इन्फेक्शन कराती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर पहले ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर वेजोडाइलेशन होती है, फिर स्टैसिस होती है, फिर मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है, डीएन होती है, डायबिटिस होती है, कीमोटैक्सिस होती है, फिर फेगोसाइटोसिस होती है। मैक्रोफेज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट होती है, लाइक बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होती है, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लाया होती है, लीवर के अंदर कुफर
सुपर सेल होती है, लंग के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती है, लिम्फ नोड के अंदर साइनस हिस्टियोसाइट होती है, टीबी की वजह से ग्रानुलोमा होता है पाकिस्तान के अंदर, ग्रानुलर मेटास्कोसिस के अंदर सार्कोइडोसिस है, लेप्रोसी है, कैट स्क्रैच डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है। ग्रेडिंग डिफरेंशिएशन से एटिपिकल बिहेवियर और माइटोसिस को देखने के पता चलती है। मेजर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में स्केलेटल में मार्फन आ जाएगा, ओके। नर्वस में हंटिंगटन और न्यूरोफिब्रोमाटोसिस है, जीआईटी में फैमिलियल पॉलीपोसिस कोलाई है, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और हेमाटोपोइटिक के अंदर हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है। मेजर इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है लाइक मेलानिन मेलानोमा के अंदर, बाइल कोलिस्टेसिस है, कार्बन अगर जमा हो जाता है उसको क्या बोलती है, एंथ्राकोसिस बोलती है, कॉपर विल्सन डिजीज में होता है, लाइपोफ्यूजन एजिंग को इंडिकेट करता है, फैटी चेंज को स्टीटोसिस कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन केमिकल या डीएनए की माल फंक्शन रेप्लिकेशन की वजह से हो सकती है। जॉइंट सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ओके। तो जॉइंट सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल है। तो मेजर जॉइंट सेल होते हैं लाइक लैंगहैन जॉइंट सेल है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होती है, ट्यूटोन जॉइंट सेल ज़ैंथोमा में होती है, वार्थिन फिंकल्डी जॉइंट सेल मीजल्स के अंदर होती है, रीड स्टनबर्ग जॉइंट सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होती है, फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो आईजीजी होती है कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। आईजीएम सबसे ज़्यादा हैवी एंटीबॉडी होती है, पेंटामर होती है, ठीक है। आईजीई एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आती है, इसके अलावा शिस्टोसोमा के इन्फेक्शन के अंदर यानी जो वर्म्स के इन्फेक्शन में आ जाएगी, आईजीए सिक्रेशन के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद जो ABL जीन है इसकी ट्रांसलोकेशन होती है BCR ABL क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकेमिया के अंदर CML के अंदर आ जाती है। जो लाइन्स ऑफ जान होती है वो थ्रोम्बस को कंफर्म करती है, ये प्लेटलेट की और RBC की अल्टरनेटिंग लाइन होती है, प्लेटलेट फिब्रिन और RBC की अल्टरनेटिंग लाइन होती है। समोमा बॉडीज लैमिलेटेड बॉडीज होती है, थायराइड के कैंसर में देखने को मिलती है, ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखने को मिलती है, मेनिंजियोमा में देखने को मिलती है। लैमिलेटेड बॉडी होती है डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन की। जो न्यूक्लियर चेंजेस है नेक्रोसिस के अंदर पिक्नियोसिस कैरियोडेक्सिस कैरियोलाइसिस और लॉस ऑफ न्यूक्लियस होता है। मैक्रोफेजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक्युमुलेट हो जाती है, स्कीमिक इंजरी की वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। जो मेजर सेंसिटिव सेल कंपोनेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक इंटीग्रिटी होती है। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का अट्रैक्ट करेंगे, वो आगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करते हैं, वो आगे टिश्यू को डैमेज करा देंगे। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सेल की और टिश्यू का जो आर्किटेक्चर वो प्रिजर्व रहता है, सेल की आउटलाइन प्रिजर्व रहती है। फैटी नेक्रोसिस एक वो ट्रॉमा जिसके अंदर या तो पेनक्रियाटिक एंजाइम पेनक्रियास से गट से रिलीज हो जाती है जिसको एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस कहते हैं, या फिर फैट को ट्रॉमा होगा या तो फिजिकल ब्लॉक की वजह से या सर्जरी की वजह से जिसको ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कहती है। केजियस नेक्रोसिस में चीज लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ये स्पेशलाइज्ड टाइप की कोगुलेटिव नेक्रोसिस है जो कि माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलती है लाइक ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, या ट्यूमर नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलती है जहां पर जो कोगुलेटिव टिश्यू है वो नॉर्मल सेल को रिजेंबल नहीं कर सकते, ठीक है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, ये भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस की फॉर्म होती है, लिम्स के अंदर गट की वाल के अंदर देखने को मिलती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ब्लड वेसल की वाल के अंदर जहाँ पे एंडोथेलियम और स्मूथ मसल की इंजरी होती है वो मर जाते हैं। नेक्रोसिस को अगर हम कंपेयर करते हैं एपोप्टोसिस के अंदर, तो एपोप्टोसिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। एपोप्टोसिस के दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे ट्रांस मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से होता है जो कि FASCD95 रिसेप्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। जो इंट्रिंसिक पाथवे है एपोप्टोसिस का वो सिग्नलिंग फैक्टर्स के रिलीज होने की वजह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। मेल्स के अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा टॉप पे होती है, ठीक है। प्री-न्यूप्लास्टिक कंडीशन के अंदर सिरोसिस ऑफ लीवर है, प्री का मतलब कैंसर से पहले वाली। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, ल्यूकोप्लेकिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एडिनोमेटस कोलोनिक पॉलिप्स है। ये न्यूप्लास्टिक नहीं है बल्कि प्री न्यूप्लास्टिक है। इनिशिएटर केमिकल ऐसे केमिकल होती है जो डीएनए को डैमेज तो कर देती है, ओके, लेकिन जब ये ज़्यादा डोज के अंदर आ जाए तो ये सीवियर डिस्प्लेजिया करवाते हैं। प्रोमोटर केमिकल ये कैंसर को इंड्यूस नहीं कर सकते, कैंसर को इंड्यूस सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटर कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेट कर सकते हैं इनिशिएटर के फैट को। केमिकल कार्सिनोजन के अंदर जो एस्बेस्टोस आता है मेसोथेलियोमा करवा देता है। जो ठीक है, जो आर्सेनिक है वो लंग्स का, स्किन का हेमेंजियोसार्कोमा है, बेरिलियम लंग्स का है, कैडमियम प्रोस्टेट का है, बेंजीन ल्यूकेमिया करवा देता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो विनाइल क्लोराइड हेपेटिक एंजियोसार्कोमा करवाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया और थायराइड कैंसर हो सकती है। रैंडम फ्यूजन होती है, फिर म्यूटेशन होती है, ओके। तो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के अंदर या किसी भी टाइप की कार्सिनोजेनेसिस है तो पहले इनिशिएशन होती है, फिर लेटेंट फेज होता है, फिर प्रमोशन होती है, फिर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मास्ट सेल हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है, प्लेटलेट सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है। थ्रोम्बोक्सिनेटिव प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता है, कंस्ट्रक्शन कराता है ब्लड वेसल की, हीमोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टासाइक्लिन वेसल की वाल से प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज कर देता है, वेसल्स की डायलेशन करता है, ओके। और ये वहाँ पर जहाँ पर हीमोस्टेसिस अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे लिए इंपॉर्टेंट है। सुपरेटिव या प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन के अंदर पस कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जिसमें न्यूट्रोफिल या नेक्रोटिक सेल और रेडिमेटस फ्लूइड होता है। अल्सर लोकलाइज्ड डिफेक्ट है, ये एक्सकवेशन होती है किसी भी ऑर्गन की सर्फेस का या टिश्यू का जो कि इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक सेल की शेडिंग की वजह से बनता होता है। टेराटोमासा ट्यूमर जो कि ज़्यादा जर्मलेट से डिराइव होता है। सेमिनोमा, मेलानोमा, हिपाटोमा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, हालांकि इनके आखिर में ओमाज आ रहे हैं, ओके। अब वो कितना एक्सटेंट तक ट्यूमर सेल अपने पेरेंट सेल को रिजेंबल करता है तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेंजेस ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक वेल डिफरेंट
डिफरेंशिएटेड, मॉडरेट है, पुअर और अनडिफरेंशिएटेड जिसको एनाप्लेजिया कहते हैं। मैलिग्नेंट सेल के अंदर हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म और प्लियोमॉर्फिज्म होता है। कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करता हुआ सरफेस ऑफ एपिथेलियम तक, लेकिन अभी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे क्रॉस नहीं कर सका। डिस्प्लेजिया एटिपिकल प्रोलिफरेशन होती है। ओके, एटिपिकल प्रोलिफरेशन के अंदर न्यूक्लियर इनलार्जमेंट होती है, फेलियर ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। ओके, अब जैसे जैसे ट्यूमर इन्वेट करता है तो फिर स्ट्रोमा में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, उसको डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होती है ये इन्वेट नहीं करते, और जो मेटास्टेसिस है, सॉरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो इन्वेजन और मेटास्टेसिस करते हैं। कार्सिनोमा ऑफ एवरी ओवरी बॉडी कैविटीज़ के सीडिंग से फैलता होता है। जो मेटास्टैटिक डेपोजिट होती है वो लीवर और लंग्स पे आके डेपोजिट हो जाती है। पेरिन्यूरल सेपरेट प्रोस्टेट और पेनक्रियास की वजह से होता है। न्यूक्लियर डैमेज इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हाल मार्क होता है। ओके, तो पैथोलॉजी की डेफिनेशन बता रही है कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अल्टरेशन ऑन सेल टिश्यू ऑर्गन, तो उसको पैथोलॉजी कहते हैं। मेटाप्लेजिया टू एच सॉर्ड है क्योंकि डिस्प्लेजिया भी करवा सकते हैं और ओरिजिनल फंक्शन ऑफ सेल लॉस हो जाता है। मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया हो सकता है, परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया हो सकता है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया से भी डिस्प्लेजिया हो सकता है। अब एट्रोफिक सेल के अंदर फंक्शन तो डिमिनिश होता है लेकिन वो मरे में नहीं होते। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया फर्टाइल सोल क्रिएट करता है, जहाँ पे डिस्प्लेजिया एंड्रोमेट्रियल कैंसर वगैरह हो सकता है, लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। डिस्प्लेजिया हमेशा कैंसर नहीं करवाता। ट्रांसोडिएट फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है जो कि नॉर्मली प्रोटीन पुअर होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, सेलुलर डेब्रिस भी कम होता है। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर पूरी बॉडी के अंदर वाइट सेपरेट एक्टिवेशन होती है, ठीक है, और इसके जरिए प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर की कंजप्शन होती है। ओके, कुछ लोग थ्रोम्बस को यूज़ करते हैं एंटीमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम थ्रोम्बाई को क्लॉट्स बोल देते हैं। आर्टीरियल थ्रोम्बाई मेनली रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स पे देखने को मिलती है। वेजिटेशन ऐसे थ्रोम्बाई जो कि हार्ट वेल्स पे होती है। अगर ये बैक्टीरिया से लोडेड हो तो उसको बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस कहते हैं। अगर ये स्टीराइल हो तब इसको मेरेंटिक या विरोशियस या ब्लैंड कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली एक्यूट रूमेटिक फीवर के जो इम्बोलाई होती है या थ्रोम्बाई होती है। जो इम्बोलस होता है ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसको बोलते हैं बॉटल स्टॉपर, हालांकि किसी और बुक्स में फॉलिंग ऑफ लिखा होता है, नहीं फॉलिंग ऑफ तो अपोप्टोसिस को कहते हैं। अच्छा, पल्मोनी इम्बोलाइजेशन है। पल्मोनी इम्बोलिज्म इम्बोलाइजेशन की वजह से सडन डेथ हो सकती है। पैराडॉक्सिकल इम्बोलिस या क्रॉस इम्बोलिस है, ऐसे इम्बोलिस है जो सिस्टमिक वेन का होता है लेकिन वो राइट टू लेफ्ट इंट्राकार्डियल शंट से आया हुआ होता है, ठीक है। ओके, यानी राइट टू लेफ्ट इंट्राकार्डिक शंट से ये राइट साइड से आता हुआ लेफ्ट की तरफ चला गया और इस सिस्टमिक आर्टरी को ऑक्लूड कर देता है। लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर की वजह से फैटी बॉलिज्म होता है। ट्यूबर इम्बोलाई कैंसर के पार्टिकल्स होती है जो किसी वेन को इन्वेट करती है और वो टूट जाती है। रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से होता है। वाइट इन्फॉक्शन जिसको एनीमिक इन्फॉक्शन कहते हैं, ये जब होती है जब क्लोज्ड या सॉलिड ऑर्गन आर्टीरियल ओक्लूजन होती है। रेड इन्फॉक्शन हेमरेजिक इन्फॉक्ट होती है, ठीक है, ये वेन्स के ओक्लूजन की वजह से होती है, या आर्टीरियल ओक्लूजन इन द लूज स्पॉन्जी टिश्यू है, या ऐसे ऑर्गन जिनके पास डुअल ब्लड सप्लाई होती है, या ऐसे ऑर्गन जो प्रीवियसली कंजेस्टेड थे। मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है। हिस्टियोसाइट मैच्योर टिश्यू मैक्रोफेजेस होती है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, सबसे पहले इरिवर्सिबल साइन का इंजरी होता है। ल्यूकोसाइट की जो लीकेज है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी को कंफर्म कर देती है। कोरिस्टोमा हिमाटोमा नियोप्लाज्म नहीं होते, वैसे बिनाइन ट्यूमर के अंदर आ जाती है। आगे ग्रोथ फैक्टर लिखे हुए लाइक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। और लास्ट ये है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एंडोथेलियम लीकी हो जाती है, एंडोथेलियल गैप की वजह से, साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ट्रांसाइटोसिस की वजह से, यानी वेस्कुलर परमिएबिलिटी किन मैकेनिज्म की वजह से होती है, ठीक है। तो ये 7 मैकेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए, इनको नोट कर लेना। ओके, तो ये थे जनरल पैथोलॉजी के 200 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।